अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने जो है कौमी आमदनी का तयन, कौमी आमदनी का मुय्यनात जो है चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने देखा था कि कौमी आमदनी का जो तयन है या उसके जो मुय्यनात हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें सरफ, बचत और सरमायाकारी सबसे ज़्यादा अहम है। फिर हमने नेक्स्ट जो है हमने इन तीनों को अलग अलग पढ़ा, बचतों के बारे में पढ़ा, कंजम्पशन पढ़ा, उसकी थेरीज पढ़ी। फिर जो है हमने सरमायाकारी के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात जो हैं वो पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट देखे। अब हम देखते हैं कौमी आमदनी का तवाज़न। कौमी आमदनी किस वक्त तवाज़न में होती है? तवाज़न या स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसको इस्तेहकाम होता है, स्टेबल पॉइंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। मसलन जैसे एक तराजू की बात की जाए तो एक तराजू के दो पलड़े जब बराबर होते हैं, बिल्कुल बैलेंस में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये तवाज़न है, इक्विलिब्रियम है। या जो दो मुखालिफ सिमत में काम करने वाली क़ुव्वतें एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? तवाज़न कहते हैं। तो कौमी आमदनी का तवाज़न क्या होगा? ये कौमी आमदनी की वो सतह है, वो मियार है जिसको इस्तेहकाम नसीब होता है और इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता। या यूँ कह लें कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर किसी भी मुल्क की जो मजमूई तलब है और मजमूई रसद है वो आपस में बराबर होते हैं, या मुल्क के जो मजमूई अखराजात हैं और मजमूई आमदनी है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौमी आमदनी के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए जो है जी.एम. केन्स ने जो दो तरीके बयान किए हैं। पहला है कुल खर्च का तरीका और दूसरा है बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। पहला देखते हैं हम कुल खर्च का तरीका। इसको आप मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका भी कह सकते हैं। इसकी क्वेश्चन बच्चे क्या होगी? y = c+i। ये जो है हम जब हमने कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका पढ़े उसमें भी हमने इसको देखा था। और इसके अलावा हमने जो थर्ड ईयर में एक चैप्टर बच्चे पढ़ा था जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, उसमें फोर्थ चैप्टर था इक्विलिब्रियम का, उसमें भी हमने जो है इसको मैथमेटिकली जो है हल करके देखा था। अब हमारी जो बच्चे इसकी कुल खर्च का तरीका या मजमूई तलब मजमूई रसद का तरीका, इसकी जो फुल एक इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताया था। मॉडल पूरा जो हमारा मॉडल होता है कुछ यूँ होता है, ठीक है। उसमें ये 4 शोबे होते हैं। अगर हम पूरे एक मॉडल की बात करें इकोनॉमी के या नेशनल इनकम के, कंजम्पशन सरफी खर्च जो आम अफराद करते हैं, सरमायाकारी गवर्नमेंट की तरफ से भी है और आम अफराद की तरफ से भी है, हुकूमत के खर्चे हैं और नेट एक्सपोर्ट है। लेकिन हम अपने मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा आसान से जो है मुश्किल की तरफ जाते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो मईशत है वो 2 शोबी है, उसमें सिर्फ 2 शोबे हैं। बंद मईशत है। बंद मईशत का मतलब क्या है? उसके इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, बैरूनी जो ताल्लुकात हैं तिजारती वो नहीं है। दूसरा, हुकूमत की कोई दखल अंदाजी नहीं है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इसमें शामिल नहीं है। तो जहाँ पर y = c+i हो जाएगा वहाँ पर जो है कौमी आमदनी तवाज़न में होती है। y से मुराद यील्ड है, प्रोडक्शन है, इनकम है, इसको आप रसद कह सकते हैं। c और i क्या है? तलब है। c जो सार्फिन खर्च करते हैं क्योंकि वो डिमांड करते हैं तभी खर्च करते हैं ना। और i क्या है? सरमायाकारी है। ये शेयर सर जो सरमाया है उनकी डिमांड है। तो इस तरह ये मजमूई तलब और ये मजमूई रसद और ये तलब। दूसरा तरीका है बचत और सरमायाकारी का। तो जहाँ पे बचत और सरमायाकारी एक मुल्क में बराबर होते हैं वहाँ भी कौमी आमदनी जो है वो तवाज़न में होती है। अब इन दोनों तरीकों का अलग अलग देख लेते हैं हम, ठीक है। अब पहला हम तरीका देखते हैं जिस कुल खर्च का तरीका कहते हैं, और उसमें हमने ये अज्यूम किया है कि जो आपकी सरमायाकारी है वो खुद अख्तियार है। हमने सरमायाकारी की मुख्तलिफ जो है सूरतें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था खुद अख्तियार या ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो डिमांड पे डिपेंड नहीं करती या डिमांड को जो है पहले से इसमें एनालाइज नहीं किया जाता, ये फ़िक्स होती है और आमतौर पर ये गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, जिसमें लोगों की जो डिमांड है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो है ये इन्वेस्टमेंट आमतौर पर की जाती है। लेकिन बहरहाल जो है हमने इसमें यहाँ मजूम किया है कि आपकी जो सरमायाकारी है वो खुद अख्तियार है, और इसको जो खुद अख्तियार होती है इसको आमतौर पर आई नोट से या फिर आई बार से शो किया जाता है। c = c0 + by है। b की जगह पर स्मॉल c भी हो सकता है। i = i नोट है। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम क्या होगा? y = c+i। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चे, हमने ये थर्ड ईयर में पहले से कर चुके हैं, अब आपकी खातिर में इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। y = क्या आ जाएगा?
सी की जगह पर हम सी की इक्वेशन पुट कर देंगे और आई की जगह पर आई का जो इक्वेशन है वो पुट करेंगे। सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई है प्लस आ जाएगा आई नोट। अब क्या करेंगे हम, इधर भी y है यहाँ पे भी y है, इन दोनों वेरिएबल्स जो सेम है उनको एक साइड पे कर लेंगे। ये y लिखा, ये प्लस का बी वाई है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा माइनस बी वाई। यहाँ भी हमारे पास क्या रह जाएगा सी नोट प्लस आई नोट। ये भी y है, ये भी, इसका मतलब है हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, एक y जो है हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 1 रह जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ पे जो है हमारे पास b रह जाएगा इज इक्वल टू सी नोट प्लस आई नोट। इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास जो है, अब हम क्योंकि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम निकालना चाह रहे हैं तो y जो है इस साइड पे हम रख लेंगे और बाकी की रकम जो है दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब ये वाली जो रकम है ये ब्रैकेट में, इट मीन्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी जानब जब ये जाएगी तो पोजीशन उलट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। सी नोट प्लस आई नोट ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस बी। तो ये क्या है कौमी आमदनी का तवाज़न। अब हम इसकी जो है न्यूमेरिकली जो एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं, आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, वहाँ से देख के जो है इसको मैं लिखती हूँ। सी इज इक्वल टू मैंशन किया हुआ है 40 प्लस 0.8 वाई है, और आई जो है वो इज इक्वल टू क्या है 80 है। बिल्कुल वैसे इसको हल करें, वाई इज इक्वल टू क्या लिख लें 40 प्लस 0.8 वाई आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये 0.8 वाई यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस 0.8 वाई, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 40 प्लस 80, ये आपके पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये वाई के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2 वाई इज इक्वल टू 120। वाई इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 120 ओवर क्या आ जाएगा 0.2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 450। तो नेशनल इनकम किस वक्त इक्विलिब्रियम में है आपकी कितनी है 450 है। अब इसको आप जो है प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो है वैल्यूज़ उसको पुट कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे मैं जगह बनाती हूँ, सी इज इक्वल टू है हमारे पास 40 प्लस 0.8 वाई, वाई की जगह पे क्या लिख लेंगे हम 40 प्लस 0.8 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 360, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 400। अब हमारे पास y इज इक्वल टू सी प्लस आई आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या है हमने निकाला है 450 है, c का आंसर 400 आया है, और i जो है यहाँ पे कितना गिवन है 50 गिवन है, तो इन दोनों साइड्स का आंसर क्या आ गया 450। लिहाजा कौमी आमदनी जो है यहाँ पे क्या है तवाज़न में है। तो कौमी आमदनी किस वक्त तवाज़न में होगी, जब मजमूई तलब और मजमूई रसद या अखराजात जो है वो आमदनी के बराबर होते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो है कंजम्पशन भी है हमारे पास और इन्वेस्टमेंट भी है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने कौमी आमदनी को शो किया। ये जो है हमने वही ख़त तनसीफ जिसको हमने कहा था एज लाइन जो है हमने खींची है, ये वो लाइन है जिस पर अगर कोई भी कब गुजरेगा वहाँ पे नेशनल इनकम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। इसका कब जो है ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है कोई गोशवारा नहीं है, इसको फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। गोशवारे की मदद से भी ड्रॉ करेंगे तो इस कव की शेप कुछ ऐसी ही बनेगी, ठीक है। ये पहले जो है इसमें इजाफा होता है, फिर ये इनकम को यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कट करती हुई यहाँ से, उसके बाद ये कव जो है नीचे की जानिब चला जाएगा। तो यहाँ पे जो किताब कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे जो है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में है, जो कि हमने आंसर निकाला वो कितनी है 450 है। क्या हमने कहा था कि जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ती है, लेकिन उसी हिसाब से नहीं बढ़ती, लिहाजा जो है इसमें आगे जाके क्या आ जाता है गैप आ जाता है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों के काव एक दूसरे को किता करेंगे वहाँ पे नेशनल इनकम क्या होगी इक्विलिब्रियम में होगी। आप इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट और भी ज्यूम करके देख सकते हैं। जैसे इस पॉइंट की बात की जाए, इसको आप F कह लो। अब इस पॉइंट पर देखें तो इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन क्या है कम है। कंजम्पशन और सरमायाकारी मिला के क्या है कम है। मजमूई तलब कम है, रसद ज़्यादा है। रसद ज़्यादा होगी और तलब कम होगी तो इसकी वजह से क्या होता है कि सरमायाकारों को लगता है कि अब ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है, डिमांड उतनी नहीं है, लिहाजा सरमायाकारी में क्या आ जाती है कमी आना शुरू हो जाएगी, कीमतें गिरना शुरू हो जाएंगी और सरमायाकारी जो है वो कम हो जाएगी। लिहाजा मईशत वापस जो है वो तवाज़न में आ जाएगी, नेशनल इनकम जो है वो कम हो जाएगी।
इसी तरह दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तलब ज़्यादा है और रसद कम है। तलब ज़्यादा हो तो जो सरमायाकार हैं उनको मुनाफे नज़र आते हैं, लिहाजा वो जो है इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर देते हैं, लिहाजा इकॉनमी जो है फिर वो इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाती है। तो इस तरह क्या है, इकॉनमी में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलेटर्स होते हैं या ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अगर उतार चढ़ाव आता है तो ये क़ुव्वतें हैं, फोर्सेस हैं जो ऑटोमेटिकली इकॉनमी को वापस जो है इक्विलिब्रियम की तरफ ले आती हैं। दूसरा तरीका देखते हैं हम, बचत और सरमायाकारी का तरीका है ये। तो जब बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर होंगी तब इकॉनमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है और अकॉर्डिंग टू केन्स बचतें हमेशा जो है सरमायाकारी के बराबर होती हैं। उनके मुताबिक जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स तो हैं, हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो है उन्होंने केन्स का ये मानना था कि बचतें जो है हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन पेश की थी, y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S। आपकी जो इनकम होती है उसके दो हिस्से होते हैं, या तो आप खर्च कर लेते हैं या कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। अगर हम दो शेबी मिश्रित में एक मॉडल की बात करें तो किसके बराबर होता है, C और I के, या तो आप खर्च कर लेते हैं या फिर सरमायाकारी में लगा देते हैं। अब ये भी क्वेश्चन y के बराबर है, ये भी, तो इसका मतलब है इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। C प्लस S इज इक्वल टू C प्लस I। C और C ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बराबर ही हैं, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इसको यहाँ पे देखते हैं, S क्या होगा, माइनस C नोट। माइनस C नोट से क्या मुराद है, यहाँ पर आपकी वो इनकम, वो कंजम्पशन है जो कि इनकम अगर नहीं है तब भी आप कर रहे हैं, लिहाजा आप बोरो कर रहे हैं, लिहाजा सेविंग जो है वो नेगेटिव होती हैं। प्लस 1 माइनस BY आ जाएगा, ठीक है। BY जो आ जाएगा वो होगा आपका MPC है, और ये 1 माइनस B का आ जाएगा MPS आ जाएगा, कितना जो है आप सेव कर रहे हैं। S इज इक्वल टू I करें, माइनस C नोट प्लस 1 माइनस BY इज इक्वल टू I आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y आ जाएगा माइनस BY, I आ जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें तो ये जो है y, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस B रह जाएगा, और I और ये माइनस का C नोट इधर जाके प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I प्लस C नोट और 1 माइनस B आ जाएगा, ठीक है। सेम जैसे पीछे हमने निकाला था वही आंसर यहाँ पे भी आया। इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें, इसको भी न्यूमेरिकली जो है आप लोगों ने इसको न्यूमेरिकली हल करना है, ठीक है। बल्कि ये पिछली जो एग्जांपल है वही जो है पुट करके यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा सेविंग की आपको पता है, उसकी जो दूसरा तफारी शक्ल है वो यूँ लिखी जाती है, माइनस S नोट प्लस SY, इस तरह भी लिख के इसको प्रूव किया जा सकता है। डायग्राम की अगर बात की जाए बच्चे, मैं यहाँ पे फ्री हैंड जो डायग्राम बना रही हूँ। ये जो है यहाँ पे हमने कौमी आमदनी है हमारे पास, सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, ज़ीरो है। अब इन्वेस्टमेंट हमने कहा यहाँ पे हमारे पास जो है वो खुद अख्तियार है, ऑटोनमस है, फिक्स है, लिहाजा इसका कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है, उसकी ही रहता है। सेविंग पहले क्या होती हैं, नेगेटिव होती है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे इनकम में इजाफा होता है सेविंग में भी इजाफा होता है, लेकिन कुछ जो है वो सेविंग वो आपकी नेगेटिव ही होती है जब आप खर्च करते हैं, जबकि आपके पास इनकम नहीं होती। जहाँ पर ये दोनों खुद एक दूसरे को किताब करें वहाँ नेशनल इनकम जो है वो तवाज़न में होती है। बिल्कुल पिछले पॉइंट की तरह इसमें भी आपने दो चीज़ें साबित करनी है, एक पॉइंट ऊपर लेके और एक पॉइंट जो है उससे नीचे शो करना है। इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, बचतें ज़्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो जारी बात है इनकम में क्या आती जाएगी, नेशनल इनकम में कमी आती जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और जो सेविंग है वो कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इंड्यूस करेगी कि इनकम में जो है इजाफा हो, और लिहाजा इनकम में इजाफा होता है तो वह इकॉनमी वापस जो वो तवाज़न में पहुँच जाती है। दो चीज़ें ज़हन में रखनी है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, ये दोनों चीज़ें जो है कौमी आमदनी में को बढ़ाने में, कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, कंजम्पशन में इजाफा होगा, तो केन्स की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके मुताबिक हमेशा जो है कौमी आमदनी में इजाफा होगा, और जब भी इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन कम होगी तो नेशनल इनकम जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं,
बाद अब हम जो है सह शोबी मीशत या तीन शोबी मीशत की बात करते हैं। पहले जो हमने दो शोबी मीशत का बात की, उसका मॉडल था तीन शोबी मीशत, जिसमें हम गवर्नमेंट को भी शामिल कर लेते हैं। आपको पता है आज के दौर में जो है गवर्नमेंट एक अहम रोल प्ले करती है किसी भी इकॉनमी के अंदर। हुकूमत के अखराजात और आमदनी जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट करती है मुल्क के अंदर तो मल्टीप्लायर के थ्रू जो है आपकी इकॉनमी में इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसी तरह हुकूमत जब टैक्सेस में इजाफा कर देती है तो लोगों की आमदनी कम होती हैं, कंजम्पशन कम होती है, जिसकी वजह से इनकम में कमी आ जाती है। लिहाजा गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं जो कि वो डेवलपमेंट पे करती है, इस तरह टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है इकॉनमी में एक अहम रोल जो है वो प्ले करती हैं और बहुत ज़्यादा जो है कौमी आमदनी पर असरअंदाज होती हैं। लिहाजा अब हम एक मॉडल देखते हैं जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उसको भी शामिल किया गया और टैक्सेस को भी। इसमें जो है मॉडल की जो एक शेप है यू बने वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है। सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई डी आ जाएगा। वाई डी क्या डिस्पोजेबल इनकम है। वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। अगर आप इनकम में से टैक्सेस को निकाल देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। टी भी जो है इसमें टी बार है, फिक्स हैं, ऑटोनमस हैं, यहाँ पे टैक्सेस भी जी बार है, खुद अख्तियार जो हुकूमत के खर्चे हैं वो शामिल किए गए हैं। और आई इज इक्वल टू आई बार है, सरमायाकारी भी क्या है यहाँ पे खुद अख्तियार है। इसको हल करेंगे बिल्कुल जैसे बच्चे हमने पहले पिछली जो मॉडल है उसको हल किया। y इज इक्वल टू सी की जगह पर हम इसकी इक्वेशन पुट कर देंगे, सी नोट प्लस बी वाई डी आ जाएगा प्लस आई बार प्लस जी बार आ गया। y इज इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई डी की जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस टी बार है प्लस आई प्लस जी बार। मल्टीप्लाई करेंगे b को अंदर, सी नोट प्लस बी वाई माइनस बी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। अब यहाँ पे भी y है, यहाँ भी y है, इसको सेम एक साइड पे कर लेंगे, y माइनस बी वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी नोट प्लस माइनस बी टी बार प्लस आई बार है और प्लस जी बार है। यहाँ कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस बी है इज इक्वल टू सी नोट माइनस बी टी बार प्लस आई बार है और प्लस जी। y इधर आ जाएगा और 1 माइनस बी जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सी नोट माइनस बी टी बार है प्लस आई बार है प्लस जी बार है और क्या आ जाएगा 1 माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसमें हमने गवर्नमेंट को भी शामिल कर लिया है। जैसे बिल्कुल पीछे हमने इसको न्यूमेरिकली हल करके देखा, इसको भी आपने जो है न्यूमेरिकली हल करना है। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 वाई डी है। आई बार जो है गिवन है 40, जी बार गिवन है 30 और टी बार गिवन है हमारे पास 30 है। वो भी इक्वेशन को में पुट करते हैं वैल्यूज़, y इज इक्वल टू सी प्लस, इस तरह हल करना ज़्यादा आसान है यहाँ पे वैल्यूज़ डालने की निस्बत। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यूज़ जो है पुट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जो है डायरेक्टली वैल्यूज़ जो है फार्मूले में ही पुट करके जो है आंसर को निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी की जगह पे 20 प्लस 0.8 वाई डी की जगह पे मैं डायरेक्ट y माइनस टी लिख रही हूँ और टी हमारे पास कितना है 30 प्लस आई कितना है 40 है और जी कितना है 30 है। ये आ जाएगा 20 प्लस 0.8 वाई माइनस क्या आ जाएगा ये 24 प्लस ये क्या आ जाएगा 70, 40 प्लस 30 मैंने कर दिया। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे, यहाँ पे ये y है, ये प्लस का 0.8 वाई, ये यहाँ पे आके माइनस 0.8 वाई हो जाएगा। इसको प्लस कर देते हैं, 20 प्लस 70 90 हो जाएगा। 90 में से अगर 24 जो है माइनस करते हैं तो ये 66 आ जाएगा। यहाँ y में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 y इज इक्वल टू 66, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 66 ओवर 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है y आ रहा है 330। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करके जो है आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने खुद करना है। c
सी का आंसर भी निकालना है, आई का गिवन है और जी का भी गिवन है। सिर्फ सी का आंसर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर इनके आंसर को इस साइड पे रखेंगे, आपकी जो है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो ये दोनों साइड्स के आंसर जो आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसकी डायग्राम की बात की जाए तो डायग्राम बच्चों की सेम वैसी है जैसे हमने पीछे जो है हमने 2 शो मेथड में की है। बुक्स में आपको जो है इसको दिखा देती हूँ। ये गिवन है आपकी बुक में, ये इनकम की लाइन है जिसे हम एच या खत तनसीफी कहते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ये रसद है हमारी, ठीक है। y जो है ये रसद इसके बराबर होता है। उसके बाद ये आपका पहले ये सी लाइन है, उसके बाद सिर्फ कंजम्पशन है जिसमें एक मीशत की बात कर लें, यहाँ पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। उसके बाद ये वाली लाइन है जो कि हमने इस मॉडल में हल की है। ये कर्व जो है यहाँ पे नुक्ता ई पर क़ता कर रहा है, यहाँ पर जो है मजमूई तलब और मजमूई रसद जो है आपस में बराबर हैं, लिहाजा इकोनॉमी जो है इस पॉइंट पर क्या होगी, तवाज़ुन में होगी। अब एक और बात बच्चे याद रखनी है कि नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम से ये मुराद हरगिज़ नहीं होता है कि आपके मुल्क में जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कामिल रोज़गार की सतह है, ऐसा नहीं होता। आपका जो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम है कामिल रोज़गार की सतह से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। अब इसको जो है कामिल रोज़गार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जिसमें आपकी इकॉनमी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रही होती है। मज़ीद जो आगे इसमें हम जो नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देख सकते हैं कि अगर हुकूमत के जो खर्चे हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, सरमायाकारी करती है, तो जो इनकम है उसमें इजाफा हो जाता है। इसी तरह हुकूमत टैक्सेस अगर लगा देती है तो इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए जो है वो मईशत पर असरअंदाज होती है और वो इन्हीं दोनों चीज़ों को चेंज करते हुए इकॉनमी को स्टेबलाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये था नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इसके 2 तरीके हैं, तलब और रसद की बराबरी का तरीका और दूसरा जो है बचत और सरमायाकारी का तरीका।